तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान ली जोंगलिन के सामने अपनी पावर्स रिवील करते हुए इसे काफी ज्यादा डोमिनेट करता है ताकि वो बंदी अपनी स्पिरिट टेमिंग सेक्ट के सारे राज हानली के सामने रिवील कर दे। इसी दरमियान हानली को पता चला कि इस सेक्ट के लोग उड इन्फेंट का यूज करके किसी भी कोर फॉर्मेशन वाले स्टेज की पावर को एक नेसेंट सोल लेवल पर ले जा सकते, मगर ये मेथड हानली को काफी ज्यादा अनएथिकल लगा। वहीं पर जोंगलिन को पता था कि जब हानली उसे यहाँ से आजाद करेगा तब उसके सेक्ट के लोग उसका खात्मा कर देंगे, इसलिए उसने हानली की डिसाइपल बनने के लिए रिक्वेस्ट की, जिसे हानली ने भी एक्सेप्ट किया क्योंकि ये बंदी आगे चलकर उसके काफी ज्यादा काम आने वाली थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हानली की स्पिरिट आई ट्री का सीन दिखाया गया जो कि अब काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है। साथ ही उसके पास स्पिरिट आई जेड भी मौजूद था और तभी हानली को याद आता है कि पिछली बार जब वो येलो मैपल वैली की अपनी केव में गया था तब उसे वहाँ पर स्पिरिट आई का स्प्रिंग मिला था। तो हानली ने उसे भी बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि तीनों भी टॉप रैंकिंग के रेयर मटेरियल है, इनसे तो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बस शर्त इतनी है कि मैंने इनका सही से यूज करना चाहिए। वैसे तो मैंने नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया, लेकिन मुझे हर बार किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि मेरी तो नेसेंट सोल की जर्नी अभी शुरू हुई है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मिड और लेट स्टेज पर पहुंच चुके, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के कई हजारों साल अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने में बिता दिए। उन सभी के पास अपना अपना एक हुक्म का इक्का है, इसलिए अब मुझे भी जल्दी से ढेर सारी सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर करना होगा, तभी जाकर मैं इस बेरहम दुनिया में कुछ और साल जी पाऊंगा। अब यहाँ पर हानली अपनी विंड एंड थंडर विंग्स के साथ एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर रहा था जिसे ब्लड कोलिजन भी कहा जाता है। साथ ही साथ उसने जोंगलिन को ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स भी प्रोवाइड किए जो कि उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। जोंगलिन को तो अपना ये नया मास्टर काफी ज्यादा पसंद आने लगा क्योंकि खुद के साथ साथ अपने डिसाइपल्स को भी ग्रो करने की कोशिश करता है। अब हानली को ड्रिफ्टिंग क्लाउड में सेटल होने के बाद काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए वो यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है ताकि उसे हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की खबर मिलती रहे। यहाँ पर हानली ने जोंगलिन और मू पिलिंग का भी इंट्रोडक्शन करवाया। ये दोनों बंदियां हानली के लिए एक नेटवर्क जैसा काम करेगी, भले ही हानली सेक्ट पर ध्यान ना दे मगर उसे पल पल की खबर मिलेगी। साथ ही हानली को पता था कि जोंगलिन काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो बस कुछ ही दिनों में इस सेक्ट के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगी, इसलिए हानली जोंगलिन को लेकर तुरंत ही एल्डर्स के पास पहुँच गया। उसने जोंगलिन को एल्डर टियान और एल्डर लियो के साथ लिन नाम से इंट्रोड्यूस करा। जोंगलिन को ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में लिन नाम से जाना जाएगा, यही उसकी नई पहचान थी जो कि उसे हानली ने दी है। वो दोनों एल्डर भी लिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनके सेक्ट में एक और कोर फॉर्मेशन स्टेज की कल्टीवेटर आ चुकी है। एल्डर लियो बताने लगे कि हमारी एल्डर सॉन्ग को काफी लंबे अरसे से एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो जूनियर लिन अगर तुम चाहो तो इस पोजीशन को संभाल सकती हो। लिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी, उसे लगा नहीं था कि उसे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर इतने अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, मगर वो एल्डर लियो को कोई जवाब देने से पहले हानली की तरफ देखने लगी क्योंकि हानली ही उसका असली मास्टर है। जैसे ही हानली ने हाँ में जवाब दिया, लिन तुरंत ही उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही वो इन दोनों एल्डर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगी क्योंकि लिन एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी उसे एक स्पेशल पोजीशन से नवाजा गया, इसलिए लिन ने भी ये फैसला लिया कि आज के बाद वो हमेशा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के लिए वफादार रहेगी। अब हमें सीधे 1 साल बाद की कहानी दिखाई गई। हानली का स्पिरिट आई ट्री अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वहीं पर हम सिल्वर मून को देख पाते जो कि सोल विपिंग बीस्ट को धमका रही थी कि उसने हर रोज इस पेड़ का ख्याल रखना होगा, मगर सोल विपिंग मंकी इतना जिद्दी है कि वो आसानी से इस बंदी की बात नहीं मानने वाला। सिल्वर मून अपनी छड़ी दिखाकर उसे डराने की भी कोशिश करती है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए सिल्वर मून ने तुरंत ही अपना एक पैंतरा अपनाया। उसने छड़ी को गायब करते हुए तुरंत ही एक फ्रूट को समन कर लिया जो कि इतना ज्यादा रसीला था कि सोल विपिंग बीस्ट तुरंत ही लालच में आ गया। वो तो अब इस फल को खाने के लिए सिल्वर मून की हर एक बात मानेगा। इस 1 साल में हानली ने भी अपने टेक्निक्स पर काफी ज्यादा मेहनत की थी, उसे कुछ भी करके बाकी के नेसेंट सोल जैसा पावरफुल बनना था और अब हमें उसकी 1 साल की मेहनत का नतीजा दिखाया गया। हानली हवा में फ्लोट करते हुए अपने सभी गोल्ड बीटल्स को बाहर बुला लेता है जो कि उस केव से बाहर निकलकर हानली की बॉडी पर चिपकने लगे। उन गोल्डन बग्स ने हानली की बॉडी पर स्टिक होते हुए एक आर्मर को फॉर्म कर लिया था, मगर ये आर्मर कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा इसकी परीक्षा लेना अभी बाकी है। तो हानली ने तुरंत ही अपनी लाइटनिंग सोर्ड्स को समन कर लिया, जिसके बाद वो अपनी ही तलवारों को खुद पर अटैक करने का हुक्म देता है। उसके एक ही इशारे पर लाइटनिंग सोर्ड बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उसके आर्मर पर अटैक करने लगी। उनके हमले इतने खतरनाक होने के बावजूद भी हानली पर उनका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका गोल्डन बग से बना हुआ ये आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
दरअसल स्पिरिट टेमिंग सेक की एक टेक्निक थी और उसी का यूज करते हुए हानली ने इस आर्मर को बनाया था। हानली कह रहा था ये बात तो माननी पड़ेगी कि टियानयान का ये डिमोनिक सेट काफी ज्यादा पावरफुल है। इंसेक्ट को कंट्रोल करना कोई इनसे सीखे। वेल इसका नाम था इंसेक्ट कारापेस टेक्निक, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग थी। हानली कह रहा था कि मैंने पहले भी अपना बैटल आर्मर बनाया था, मगर इस वाले आर्मर की तो बात ही कुछ और है। जिसके बाद वो सिल्वर मून से अपने इस आर्मर के बारे में फीडबैक लेने लगा। तो सिल्वर मून कहती मास्टर आपका ये आर्मर तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इसका अपीयरेंस कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। क्यों ना इसे थोड़ा सा और फैशनेबल बनाया जाए। वैसे फैशन के नाम पर तो आपको कुछ नहीं पता, तो क्यों ना ये काम आप मुझ पर छोड़ दे। और अब उसने हानली के स्केच में काफी सारी नई चीजें ऐड कर दी। वो कह रही थी कि बस कुछ दिनों बाद ही मैं इस नई स्टाइल को आपके इस कॉस्ट्यूम में ऐड कर दूंगी। इससे आपका आर्मर बेहतरीन तरीके से अपग्रेड हो जाएगा। अब आर्मर का मसला तो सॉल्व हो गया। जिसके बाद हानली उसकी दोस्त रुइन ने दी हुई जेड स्लिप को चेक करता है। इसमें लिखी गई प्रोफाउंड नेशन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट हानली को काफी ज्यादा पसंद आई। अगर इस आर्ट का यूज किया जाए तो हानली अपनी एक और नेशन सोल को फॉर्म कर सकता था, जिसके अंदर बहुत ही गजब की हेवन डिफाइंग एबिलिटीज होंगी। मगर इस मेथड को फॉलो करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इसमें दी गई कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हार्श थी। इस मेथड को फॉलो करने के लिए सबसे पहला तो हानली को एक नेशन सोल को कैप्चर करना होगा। जिसके बाद हानली उस बंदे के डिवाइन सेंसेस को पूरी तरह से इरेज करते हुए उसे अपने साथ जोड़ लेगा। मगर हानली को ये मसला काफी ज्यादा ट्रिकी लग रहा था। वो कहता है कि अगर मैंने किसी नेशन सोल के बंदे को कैप्चर करके उसके डिवाइन सेंसेस को इरेज करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि वो बंदा मुझसे भी ज्यादा पावरफुल निकले। फिर तो उसके डिवाइन सेंसेस इरेज करने के बजाय वो मुझे ही साफ कर देगा। वो मेरा तो नहीं, लेकिन मैं ही उसका पपेट बन जाऊंगा। समझो, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और मैं किसी नेशन सोल के डिवाइन सेंसेस को इरेज कर भी पाया, तो भी मुझे एक और रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। मुझे खुद के लिए एक नेशन सोल लेवल की बॉडी को प्रिपेयर करना होगा, ताकि मैंने अचीव की हुई नेशन सोल जाकर उस बॉडी को पजेस कर पाए। वैसे भी इस दुनिया के नेशन सोल कल्टीवेटर काफी ज्यादा बेरहम हैं। अगर मैं किसी नेशन सोल को कैप्चर कर भी पाया तो भी उसे खत्म करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए फिलहाल तो मैं इस जेड स्लिप पर दी हुई मेथड को यूज नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि फ्यूचर में जब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा तब ये मेरे काम आ जाए। अब अगर इसे साइड में हटा भी दिया जाए तो भी जोंगलिन ने बताई हुई मेथड मेरे पास मौजूद है। उसकी स्पिरिट टेमिंग सेट की एंशिएंट 5 एलिमेंट स्पिरिट इन्फेंट टेक्निक वाकई कमाल की थी। इस स्पिरिट एट्रीब्यूट इन्फेंट के होते हुए मुझे किसी भी नेशन सोल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मुझे तो बस इस स्पिरिट इन्फेंट को एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर के साथ मर्ज करना होगा। अगर मैं इस मेथड को सही से यूज कर पाया फिर तो सेकंड नेशन सोल बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मगर इस काम में भी ढेर सारे खतरे हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर हानली अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए वुड स्पिरिट इन्फेंट को रिफाइन करने की कोशिश करने लगा। मगर इसमें हानली को कितना वक्त लगेगा ये तो खुद भी उसे नहीं पता। अब वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर हम एल्डर लियो और एल्डर टियान को देख पाते हैं। यहाँ पर एल्डर लियो अपने टेलिस्मान में हानली के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड कर रहे थे। वो कह रहे थे, मेरे भाई हानली, अब जल्दी ट्रेड फेयर शुरू होने वाला है, तो हमें 9 हेवनली अलायंस की तरफ रवाना होना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से इस सफर के लिए तैयार हो जाओ। अब उनके पैगाम भेजते साथ ही मास्टर टियान मायूस होते हुए कहने लगे कि मैं भी तुम दोनों जैसे जवान होना चाहता हूँ, मगर जवान होना तो दूर रहा, मेरा लाइफ स्पैन ही ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। जो सुनकर एल्डर लियो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहते, बड़े भाई आप दोबारा से वही बातें कर रहे हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके पास 200 सालों तक का वक्त है, और इन 200 सालों में आप अपनी लाइफ को बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लोगे। जिस पर एल्डर टियान कहते हैं कि पिछली बार डिमोनिक सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने मुझ पर जो अटैक किया था उसमें मुझे काफी ग्रेव इंजुरी हुई। तब से तो मैंने एक भी फाइट नहीं की, लेकिन फिर भी मेरी इंजुरी हील होने का नाम नहीं ले रही। सच बताओ तो मेरे पास बस गिने चुने 50 या 60 साल होंगे, तो इतने कम वक्त में मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता, इस इंजुरी के साथ तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर एल्डर लियो उनसे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी एल्डर टियान ने उन्हें रोक लिया। वो कहते, छोटे भाई मैं जानता हूँ तुम मुझे दिलासा देना चाहते हो, मगर उससे कोई फायदा नहीं होगा, शायद यही मेरी किस्मत थी, तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। काफी दिनों पहले ही मैंने इस सच्चाई को दिल से मान लिया था कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए तो मैंने हमारे छोटे भाई हानली को हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में रहने की सलाह दी, ताकि मेरे जाने के बाद तुम पूरी तरह से अकेले न पड़ जाओ। और देख लिया ना, मेरा डिसीजन एकदम सही था। हमारा छोटा भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से तुम्हारा सपोर्ट करेगा। उतने में एल्डर लियो कहते हैं कि बड़े भाई आपने हानली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे एक बंदे को भेज दिया था, तो क्या आपको छोटे भाई हानली के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला है? जिस पर एल्डर टियान कहते हैं कि अब तुम्हें मैं जो बात बताऊंगा उस पर तुम्हें जरा भी यकीन नहीं होने वाला।
दरअसल 100 सालों पहले हमारा जूनियर हानली येलो मैपल वैली का डिसाइपल था। उस वक्त भी वो ऐसा ही ब्राइट और पावरफुल था, मगर येलो मैपल वैली के एंसेस्टर लिंगू ने उसका सौदा किया। उसने अपने कुछ डिसाइपल्स को बचाने के लिए हानली को डिमोनिक कल्टीवेटर्स के हवाले कर दिया। वेल, ये सारी बातें बताते हुए एल्डर टियान और एल्डर लियो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अगर एंसेस्टर लिंगू हानली को धोखा नहीं देता तो शायद हानली उनके यहाँ पर नहीं आता। एल्डर लियो कहने लगे कि वो बुढ़ा लिंगू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला, उसने एक असली हीरे को खुद से अलग कर दिया। अब अगर उस बुढ़े लिंगू को हमारे भाई हानली के बारे में पता चला तो जरूर से उसकी फटके हाथ में आ जाएगी। वो बंदा इतना पछताएगा कि अपनी छाती पीट पीट के रोने लगेगा। जो सुनकर एल्डर टियान तो और भी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें हानली पर काफी ज्यादा प्राउड था कि उसके जैसा काबिल बंदा इनके साथ है। एल्डर लियो कह रहे थे कि भले ही लिंगू ने अपने येलो मैपल वैली के लोगों को जैसे तैसे बचा लिया था, मगर इतने सालों के बाद भी येलो मैपल वैली के डिसाइपल कुछ खास नहीं कर पाए। 9 नेशन अलायंस में उन्हें टिके रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से एक नेसेंट सोल पर डिपेंड है। ऐसा ही होता है जब तुम किसी काबिल इंसान के साथ बुरा बर्ताव करोगे। वहीं पर एल्डर टियान कहने लगे कि अब तो मैं कभी भी सुकून से मर सकता हूँ, क्योंकि हानली जैसा वफादार दोस्त तुम्हारे साथ है। यहाँ पर एल्डर लियो उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो किसी भी कीमत पर अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे उनके बड़े भाई का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाए। अब हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। कई महीने फ्लाई करने के बाद एल्डर लियो और हानली टियान सिटी के पास पहुंच चुके थे, जो कि 9 किंगडम अलायंस के यू स्टेट में मौजूद है। इन दोनों के साथ फेरी मूपिलिंग भी शामिल थी। अब यहाँ से आगे का सफर ये लोग कैरेज में करेंगे, तो एल्डर लियो ने तुरंत ही अपनी एक शानदार फ्लाइंग कैरेज को वहाँ पर समन कर लिया। हानली उनसे कह रहा था, बड़े भाई मैं जानता हूँ कि आपने ये रूट क्यों चुना। इस इलाके में ढेर सारे राइचस और डिमोनिक सेक्ट पाए जाते, तो उनके बेवजह के अटैक से बचने के लिए ही आपने इस कैरेज को समन कर लिया, ताकि हमारी आगे की सफर में कोई मुश्किलें खड़ी ना हो। जिस पर एल्डर लियो कह रहे थे, छोटे भाई तुम्हें तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, तुम बिना कहे ही सारी बातें समझ जाते हो। वो हानली को बता रहे थे कि बड़े भाई चिंग टियान हमेशा इंटरनल अफेयर्स को हैंडल करते हैं, और मेरा काम है ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के हर एक एक्सटर्नल मैटर को अटेंड करना। कई सारे मैटर्स को सेटल करने के लिए मेरा अक्सर बाहर आना जाना होता रहता है, तो कौन सा इलाका ज्यादा खतरनाक है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे पास कई सौ सालों का एक्सपीरियंस है। वैसे टियान सिटी में रखा जाने वाला ये फेयर ट्रेड 100 सालों में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता, लेकिन पहला ऐसा नहीं हुआ करता था। इस ट्रेड फेयर को राइचस और डिमोनिक सेक्ट मिलकर ऑर्गेनाइज करते थे, मगर फिर राइचस और डिमोनिक सेक्ट में एक जंग हुई, जिसके बाद इन लोगों का आपस में का भरोसा उठ चुका था। जिस पर हानली कहने लगा कि इन दोनों के झगड़ों में फायदा हुआ 9 किंगडम अलायंस का। फेयर ट्रेड जो कि पहला इन दोनों फैक्शंस के हाथ में थी, वो अब 9 किंगडम अलायंस के कंट्रोल में आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टियान सिटी में काफी सारे पावरफुल लोग होंगे, तो मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि 9 किंगडम अलायंस पर जब मुलान रेस ने अटैक किया था, तब इस अलायंस के जीनियस ने उन्हें खदेड़ते हुए बाहर भेज दिया। उनके पास एक सुप्रीम लाइट एनिलेशन एरी है, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस बैटल में नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स भी मारे गए। जिस पर एल्डर लियो बताने लगे कि 9 किंगडम अलायंस को टियानियन के कल्टीवेटर्स का घर भी माना जाता है। वहाँ पर तुम्हें एक से बढ़कर एक जीनियस देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा छोटा भाई हानली वहाँ जाकर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाला। उतने में ही मूपिलिंग इन दोनों के लिए चाय सर्व करने लगती है। एल्डर लियो कहने लगे, छोटे भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम फेरी मूपिलिंग को हमारे साथ क्यों लाए हो। जिस पर हानली बता रहा था कि मूपिलिंग फिलहाल कल्टीवेशन की बॉटलनेक पर पहुंच चुकी है, तो हमारे साथ आकर उसका नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही उसे यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, इसलिए मैं मूपिलिंग को अपने साथ लेके आया। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में सोचने लगा कि मूपिलिंग के पास अपनी कोर फॉर्म करने का ये आखिरी मौका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि यही उसके लाइफ टाइम का एक आखिरी मौका है। ऐसे मौके बार बार हासिल नहीं होते। वहीं पर एल्डर लियो एल्डर टियान के साथ हुई बात को याद करने लगे। यहाँ पर एल्डर चिंग टियान को एल्डर लियो से पूछ रहे थे कि मेरे भाई क्या तुम्हें पता है हानली कौन सी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता है। तो एल्डर लियो हानली के एक एक स्किल को काउंट करने लगे। वो कहते हैं कि हमारे भाई हानली को पपेट आर्ट पता है, अल्केमी का डीप नॉलेज भी वो पजेस करता। इतना ही नहीं, सोड आर्ट्स और टैलिस्मान बनाना तो कोई उससे सीखे। अब आप ही बताओ, इतनी सारी काबिलियत वाले बंदे के कल्टीवेशन का पता हम कैसे लगाएंगे। उसकी कल्टीवेशन पाथ कौन सी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो एल्डर टियान कहते हैं कि उसने हाल ही में नेसेंट सोल को फॉर्म किया, और वो भी सिर्फ 200 सालों में। तो अब हानली ने बस खुद को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमने कुछ भी करके हानली को प्रोटेक्ट करना है। जिस पर एल्डर लियो कह रहे थे कि बदकिस्मती
गलती से हमारे भाई हानली के स्पिरिचुअल रूट्स फॉल्स निकले। अगर वो वाटर एट्रीब्यूट्स की टेक्निक को कल्टीवेट कर पाता तो मजा ही आ जाता। फिर तो मैं उसे अपनी 1000 वेव आर्ट सिखा देता। इस आर्ट में ढेर सारी लाइफ सेविंग एबिलिटीज हैं। अगर वो किसी पावरफुल बंदे के सामने हार भी जाता तो भी मेरी टेक्निक एटलीस्ट उसकी जिंदगी बचा लेती, मगर मैं चाहकर भी उसे मेरी आर्ट सिखा नहीं सकता। उन्होंने देखा कि एल्डर टियानकुन काफी ज्यादा परेशान है, तो तुरंत ही उन्हें समझाने लगे कि आपको हानली की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल हम सभी नेसेंट सोल के कल्टिवेटर्स हैं। मैं जानता हूँ कि आप फेयर ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। आपको लगता है कि कोई वहाँ पर हानली पर अटैक न कर दे, मगर मैं उसके साथ जा रहा हूँ और उसका बड़ा भाई होने के नाते उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए कोई भी हानली को बुली नहीं कर पाएगा। और उन्हीं सारी बातों को याद करके एल्डर लियो मुस्कुराने लगे। ये दोनों एल्डर्स वाकई हानली की काफी ज्यादा फिक्र करते थे। उन्होंने अपने पूरे दिल से हानली को छोटा भाई मान लिया है। जिसके बाद एल्डर लियो हानली से पूछने लगे कि मेरे भाई तुम 1 साल से सेक्लूजन में थे, क्या तुमने वहाँ पर कोई प्रोग्रेस की? और तभी अचानक से हानली के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा गुस्से वाले हो गए। उसने नोटिस किया कि कोई उनकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो तुरंत ही एल्डर लियो को इस बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि ढेर सारे कल्टीवेटर्स जानबूझकर हमारी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके दरमियान एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी मौजूद है। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो तो काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहते क्या कहा तुमने, एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर? और फिर उन्होंने भी तुरंत ही अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया और अब एल्डर लियो की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो कहते मेरे छोटे भाई का अंदाजा पूरी तरह से सही था। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम्हारा डिवाइन सेंस इतना ज्यादा भयानक होगा। तुमने हमारे अपोनेंट्स को मुझसे पहले ही सेंस कर लिया। मेरे भाई पता नहीं तुम मुझे सरप्राइज करना कब बंद करोगे। जिस पर हानली कह रहा था सीनियर, मैंने तो अपने डिवाइन सेंसेस का प्रॉपरली यूज भी नहीं किया, मगर फिर भी मैं उस बंदे को ट्रेस कर पाया और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसके पास तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक डिवाइन सेंस है और इसी वजह से तो उसने अपनी दिशा बदल दी। वो अपना रास्ता छोड़कर सीधे हमारे पास आ रहा है। तो एल्डर लियो ने उनकी कैरेज पर लगे हुए बैरियर को भी हटा दिया, क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं था। उन्हें ऑलरेडी किसी ने ट्रेस कर लिया, तो अब बस उन्हें इस सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पर हानली ने इस बार अपने प्रॉपर डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया, जिसका यूज करते हुए वो काफी दूर तक देख सकता था। उसने देखा कि एक बहुत ही पावरफुल फिनिक्स बर्ड एक कैरेज को पुल कर रहा है। ढेर सारे कल्टीवेटर्स की सेना वहाँ पर तैनात थी। साथ ही साथ 2 बंदियां एक मास्टर की सेवा करने में लगी हुई है। एक उसे पंखे से हवा दे रही है और दूसरी उसके हाथ पांव दबा रही। साथ ही साथ इस कैरेज को एक और यूनिकॉर्न भी पुल कर रहा था और अब वो लोग हवा से भी तेज रफ्तार के साथ सीधे हानली की तरफ आगे बढ़ने लगे। हानली कह रहा था कि कल्टीवेटर का ऐसा बिहेवियर कभी नहीं हो सकता। इस बंदे को देखकर तो ऐसा फील हो रहा है मानो कोई एम्परर घूमने निकला हो। इतना ज्यादा शो ऑफ तो मैंने किसी का नहीं देखा था। नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स तो काफी ज्यादा भयानक तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते, मानो वो कोई डीमन हो, लेकिन ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा। और उतने में एल्डर लियो ने उस बंदे को पहचान लिया। वो कह रहे थे कि ये तो नानलोंग रीजन का मार्क्विस है। आखिर ये बंदा इस इलाके में क्यों आया होगा? कहीं ये भी फेयर ट्रेड को अटेंड तो नहीं करना चाहता? जिसके बाद वो हानली को समझाने लगे कि ये ओल्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा भयानक है। इसके पास अजीबोगरीब सुपरनेचुरल पावर पाई जाती और साथ ही ये अपने गुस्से के लिए भी फेमस है, इसलिए इसके सामने बिल्कुल भी उल्टी सीधी बात मत करना। कई सालों पहले मेरी इससे मुलाकात हुई थी, इसलिए मुझे इस मैटर को हैंडल करने दो। और तभी मार्क्विस की कैरेज अचानक से इनके सामने आकर धमक गई। वो बंदा इन पर अपना डोमिनेंस साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उतने में ही एल्डर लियो ग्रीट करते हुए कहने लगे कि क्या नानलोंग रीजन के मार्क्विस कैरेज के अंदर है? खैर, मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सिक का एल्डर लियो हूँ और मैं मार्क्विस के सामने अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ। मगर काफी देर तक नानलोंग के मार्क्विस का कोई जवाब नहीं आया और अब थोड़ी देर बाद वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो एल्डर लियो बताने लगे कि 300 सालों पहले मैं अपने मास्टर मूली के साथ आपसे मिलने आया था। मूली का नाम सुनते ही एल्डर कहने लगा कि अच्छा, तो तुम उस बुकिश मूली के डिसाइपल हो। तुम्हारा मास्टर तो जब देखो तब किताबों में ही खोया रहता था। खैर, मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी नेसेंट सोल को फॉर्म कर पाओगे। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारे मास्टर की सेक्लूजन में ही मौत हो गई। खैर, मुझे उसकी मौत
का अफसोस है, लेकिन मार्क्विस के रवैये से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का अफसोस है। वो कहता है कि चलो तुम्हारे बारे में तो मैं जानता हूँ, अब बताओ तुम्हारे साथ ये दो लोग कौन हैं? मैंने तो इन दोनों को पहला कभी नहीं देखा। तो एल्डर लियो तुरंत ही उन्हें हानली से इंट्रोड्यूस करवाने लगे। वो कह रहे थे कि ये मेरा छोटा भाई हानली है और इसने हाल ही में हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन किया, और वो है मिस पिलिंग जो कि मेरे भाई हानली की कॉन्क्यूबाइन है। जिसके बाद वो हानली को बता रहे थे कि ये है नानलोंग के मार्क्विस, ये मेरे मास्टर के पुराने दोस्त हैं। तो हानली ने तुरंत ही उस बंदे के सामने ग्रीट किया, मगर हानली की ग्रीटिंग में जरा भी इज्जत नहीं थी। उसे ऐसे शो ऑफ करने वाले बंदे पसंद नहीं आते। वहीं पर मार्क्विस कह रहा था कि हानली तुम्हारी ऑरा से ही पता चल रहा कि तुमने हाल ही में नेसेंट सोल को फॉर्म किया है। इतनी कम एज में नेसेंट सोल को फॉर्म करना, इसका सीधा मतलब ये है कि तुम दिलचस्प हो। मैं तो तुम्हारी एबिलिटीज को लेकर क्यूरियस हो गया। तो चलो अब इस ओल्ड मार्क्विस को तुम्हारी एबिलिटीज चेक करने का मौका दो। और अब हमें इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल बताई गई। ये नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज के पिक पर पहुंच चुका था, यानी कि हानली के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे पावरफुल लोगों को दूसरों को बुली करना काफी ज्यादा अच्छा लगता, और हानली भी इस बात से वाकिफ था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद अब यहाँ पर नेसेंट सोल की बैटल होगी। इसी का तो मुझे कब से इंतजार था। चलो आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। यहाँ पर हानली के चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी थी। इस बार वो सही मायनों में अपनी पावर्स को चेक कर पाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।